हर आधे घंटे में सोने वाली बहू। दोपहर के 1 बजे खिली धूप का मजा लेते हुए नंदलाल जी अपनी हवेली के बाहर बैठे अपने पुराने दोस्तों के साथ अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। तभी शारदा ऊपर से आवाज लगाते हुए कहती है, ओ जी सुनिए, ओ नंदलाल जी, आपकी लाडली फिर से सो गई है। चूल्हे पर दूध रख के खर्राटे ले रही है आराम से। वो तो मैं वक्त पर रसोई में चली गई, वरना मेरा शगुन अपशगुन में बदल जाता। धीरे बोलिए भाभी जी, छोटा सा शहर है, बात फैलते देर नहीं लगती। आप लोग रिश्ता करने आए या रिश्ते का बेड़ा गर्क करने? आपकी दिल्ली नहीं है ये जो बगल वाले फ्लैट में हो रही बातें भी अनसुनी रह जाए। ये सोनपुर है सोनपुर, या जो बात ना भी हुई वो भी बना दी जाती है। नीचे हो रही इस बहस से अनजान निशा पूरे 20 मिनट का नैप लेने के बाद अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। एक तो यहाँ एसी नहीं है कि सही से नींद पूरी हो, ऊपर से तुमने मुझे ये लाल पीले रंग का सूट पहना दिया। ये दुपट्टा तो ऐसे गले में फंसा पड़ रहा है मानो फांसी का फंदा हो। तो इतना तो करना ही होगा ना। यहाँ हम तेरी नींद का इलाज कराने आए हैं और तेरा रिश्ता पक्का करने आए, गोवा के बीच में समंदर का मजा लेने नहीं। इसमें ना नंदलाल जी आपकी गलती है। शुरू से कहती थी मैं कि इसे जमीन से जोड़े रखिए, लेकर जाइए हमारे पुराने घर, पर नहीं, आपको अपनी बेटी को मॉडर्न बनाना था। अब ये मंगल के प्रतीक लाल पीले रंग के कपड़ों को खराब कह रही है। सादा कपड़ा चाहिए इसे, पिस्टल कलर। देख बेटा, एक बार रिश्ता हो जाए उसके बाद तुझे जो पहनना वो पहन लेना, पर तब तक तेरी जो माँ कह रही है ना वो सुन ले। किसी ने कह दिया और आप सबने मान लिया? ऐसे अपने पुश्तैनी घर पर दिन बिताने से सोने की आदत थोड़ी ना छूटती है मम्मी, और ये कोई आदत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। रसोई में चेहरे पर लगाने के लिए उपटन बनाकर रखा है मैंने, जाकर लगा ले और मुंह बंद रख। शाम को तैयार होकर शारदा, नंदलाल जी और निशा रंपी के परिवार से मिलने मंदिर पहुंचते हैं। और बेटा सब मंगलमय ना? बड़े दिनों बाद लौटे हो तुम दोनों। वो भी निशा के चक्कर में पंडित जी, पता नहीं किस नक्षत्र में मैंने इसका नाम निशा रख दिया था। अंधेरे से इतना प्यार है इसे कि हर आधे घंटे में सो जाती है। इसकी इस आदत से परेशान होकर दिल्ली के एक फेमस एस्ट्रोलॉजर से इसकी कुंडली दिखाई थी मैंने। फिर उन्होंने बताया कि इसकी कुंडली में कोई दोष है, इसे खत्म करने के लिए हमें अपने पैतृक घर में जाना होगा, लाल पीले कपड़े पहनने होंगे, पौधे लगाने होंगे। ऐसा करने से इसकी वक्त बेवक्त सोने की आदत भी खत्म हो जाएगी और इसका रिश्ता भी लग जाएगा। अरे तो बिटिया मुझे फोन लगाती, मैं ऑनलाइन निशा बेटी की पत्रिका देख लेता। ये शहर के एस्ट्रोलॉजर के पास वो ज्ञान होगा क्या जो हमारे पास है? ये तो आजकल इंटरनेट से कुंडली निकाल कर हाथ में थमा देते हैं। तेरी आपदा में उसने अपना अवसर ढूंढ लिया और कुछ नहीं, ये सब टोटके होते हैं। नहीं पंडित जी, ये बात तो मैं आपकी काटूंगा। वो कोई ऐसे वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है। उनके बताए उपाय को मानकर हम यहाँ आए और जैसे ही हमने हवेली का ताला खोला, मेरे फोन पर निशा के रिश्ते के सिलसिले में फोन आ गया। वो लोग निशा को देखने की जिद करने लगे। इस सिलसिले में हम अभी भी मंदिर आए। मैं तो चाहता हूँ एक बार ये रिश्ता हो जाए, उसके बाद राज खुले तो खुले। वहां बैठी एक औरत बोल पड़ती है, बिटिया की कुंडली दोष नहीं है, ये तो शनि नींद योग है। हर आधे घंटे में नींद आना ये कोई मामूली बात ना है। हमारे जमाने में तो बेटियां खेत में हल चला देती थी, और यहाँ देखो लोगों के बीच की दो बातें सुनने भर से निशा की पलकें झपकने लगी। लगता है फिर से नींद आ रही है इसे। ये प्रकरण चल ही रहा था कि दुर्गेश जी अपने बेटे रंपी के साथ वहां पहुंच जाते हैं और इत्तेफाकन सब कुछ सुन लेते हैं। तो बिगड़ी हुई गाड़ी हमें चिपकाने आए थे भाई साहब आप? मेरा बेटा कोई अनपढ़ गवाह नहीं है, बेंगलुरु में काम करता है। बेंगलुरु में बिना कुछ किए हर आधे घंटे में सोने वाली लड़की लाकर क्या करेगा वो? और इस तरह इतने जोर झमेले टोने टोटके के बाद भी ना निशा की नींद की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना ही उसका रिश्ता होता है। और अपना सामान बांधकर वापस से शारदा जी अपने शहर दिल्ली लौट आती हैं। मैं नाश्ते के लिए बैठ रही हूँ निशा, तो रसोई में जाकर सब्जी गरम कर और गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला मेरे लिए। हर रोज तुझे और तेरे पापा को खाना खिलाती हूँ ना, आज तेरी बारी है। आप बिना हाथ करती हूँ मम्मी, इस तरह तो आप मुझे लोगों के सामने बदनाम कर दोगी कि मैं कामचोर हूँ। मैंने कब मना किया काम करने से? रोटी क्या, तुम कहो तो दाल चावल भी बना दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि तू मुझे नाश्ता करवा ही देगी। आज मुझे नाश्ता करवाए बिना तेरी आंख लग गई ना, तो फिर तेरी आंख में ऐसी लगाऊंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा।
निशा अपनी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रसोई में जाकर बनी हुई सब्जियों को गर्म करती है और गर्मा गर्म पराठे सेक कर अपनी माँ को नाश्ता करवाती है। हाय मेरी लाडो, आ इधर आकर बैठ। बेकार में ही तुझे सुना दिया ना मैंने। बेटा मुझे माफ कर दे। जो सोमपुरा में हुआ ना, उसको लेकर जरा मन दुखी था मेरा। अगर वहां तेरा रिश्ता लग जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ओहो मम्मी, तुम रो मत ना, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। निशा अपनी मम्मी के लिए टिश्यू पेपर लेने कमरे में जाती है और सोचने बैठ जाती है। बेचारी मम्मी कितनी इमोशनली डैमेज है कि हर बात पर रोने बैठ जाती है। पर उम्र के साथ ऐसी चीजें होती हैं। पर ऐसा सबके साथ होता नहीं। जो फिजिकली फिट है वो इमोशनली खुद को संभाल ही लेता है। ये सब ना मम्मी की कमजोर शरीर के कारण हो रहा है। सभी का काम कर करके मम्मी ने अपने शरीर को एग्जॉस्ट कर लिया। बेचारी कैसे घुटनों के दर्द को बर्दाश्त करती हुई चलती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने पैरों की हालत, अपने मन की हालत ऐसी नहीं करनी। आई मस्ट रेस्ट। बाहर हॉल में बैठी शारदा, जिसने अभी 2 मिनट पहले ही निशा की तारीफ की थी, निशा को ढूंढने जैसे उसके कमरे में जाती है तो देखती है उसकी बेटी तो सो रही है। क्या करूं, इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ को फोन लगाती हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। शारदा परेशान होकर अपनी माँ लता को फोन लगाती है। तू क्या बता रही है मुझे? मेरी नातिन है निशा, मुझसे उसकी तकलीफ छिपी है क्या? इन्हीं चीजों में दिमाग लगा रही थी। मैंने तेरी भाभी के मायके की तरफ एक लड़के से बात चलाई है। बड़ी हड़बड़ी है उन लोगों को शादी करने की। उनके परिवार में कोई बूढ़ी दादी बीमार पड़ी है। ऐसे में निशा की अगर उस घर में शादी हो गई तो टेंशन ही खत्म। पर शादी के बाद अगर उसके सोने का राज उसकी ससुराल वालों के सामने आ गया और रिश्ता बिगड़ गया तो क्या होगा माँ? ऐसे बिगड़ते हैं क्या रिश्ते? ऊपर भगवान नहीं बैठा क्या? और भूल गई तू कैसे शादी के पहले तुझे रात में उठकर चलने की आदत थी। शादी होते ही कैसे सब ठीक हो गया। एक बार माहौल बदलता है तो बदलता है। कुंडली किसी से मिलती है तो आधे से ज्यादा परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाती है। वो लोग किसी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में दिल्ली आ रहे हैं। जाकर होटल में उनसे मिल ले और बिना देरी किए अपनी बेटी को पराया कर दे। इस बार शारदा पूरे जोशो खरोश में थी और वो लड़के वालों से मुलाकात करने रात 10 बजे का वक्त चुनती है ताकि निशा की आंख पे लग जाए तो उसके पास बहाने का मौका हो। उसका ये फंडा काम कर जाता है और निशा का रिश्ता राकेश से पक्का हो जाता है। लहंगे में सजी धजी निशा दरवाजे पर बारात का इंतजार कर रही थी। बेटी कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला शारदा जी। किसी ने सही कहा है, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। फिलहाल ये दुखी होने का नहीं, खुश होने का वक्त है। वो देखिए कैसे नाच रहे हैं दुल्हे राजा। अरे नाचना हो तो नाचे, पर इतना शोर करने की क्या जरूरत है? कान के पर्दे फाड़ कर मानेंगे क्या ये? बाराती जोश में कूद कूद कर नाच रहे थे। ढोल नगाड़े और पटाखे की आवाज से पूरी सोसाइटी गूंज उठी थी। तभी निशा फिर से सोच में पड़ जाती है। कहीं काकी और दादी की तरह मेरे भी कान के पर्दे इस शोर के कारण कमजोर ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकती मैं। और दरवाजे से ही निशा अंदर होटल के कमरे में जाकर खर्राटे मारने शुरू कर देती है। समझे दुल्हन कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि हमारे में द्वार पर एक रस्म होती है जहाँ दुल्हन दूल्हे की नजर उतारती है। अरे बेटा जी, निशा तो पूरे 45 मिनट से यहीं खड़ी थी। वो तो अचानक ही उसके ब्लाउज की डोरी टूट गई तो ठीक करने गई है। अरे अरे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं उतार देती हूँ नजर। दुल्हे राजा पर मेरा भी तो हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहू ना सही बहू की नानी ही सही। दरवाजे पर तो निशा की नानी बात संभाल लेती है, पर फेरों पर जैसे ही अग्निकुंड का धुआं निशा की आंखों और मुंह में जाने लगता है उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। हे भगवान, इसी तरह ये धुआं मेरी आंखों में जाता रहा तो कहीं मेरी आंखों में सूजन ना हो जाए। कल सुबह मुंह दिखाए में लाल लाल आंखें लेकर उठूंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि राकेश नशीड़ी पीवी लेकर आया। और फिर क्या था, निशा लेती है राकेश के कंधे का सहारा और आंख मिच लेती है। अरे बेटे, जरा बहू को जागने को बोल, ये बार बार सो क्यों जा रही है? रहने दो ना मम्मी, अब वैसे भी हम दोनों 2 लोग नहीं एक है।
मैं जगाऊं ना बस? कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। थक गई होगी, रहने दो ना। बिल्कुल सही समझे दामाद जी, थक गई है बेचारी, सुबह से भाग दौड़ कर रही है ना। और फाइनली सोते जागते ये शादी संपन्न हो जाती है और निशा राकेश के साथ उसके घर आ जाती है। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले वाली औरतों के सामने आती है। मानना पड़ेगा विद्या, तू तो चांद का टुकड़ा ले आई। और मैं चांद की रोशनी। राकेश का लट्टू होना तो वाजिब है विद्या भाभी। एक तो बहू इतनी खूबसूरत, ऊपर से मायके वालों ने भी भर भर के गिफ्ट्स भेजे। पूरे 1-1.5 घंटे तक यही प्रकरण चलता है। आज निशा भी सभी के साथ बड़ा एंजॉय कर रही थी, पर कब तक। कुछ देर बाद दरवाजे से हड़बड़ाता हुआ निशा का ससुर विनोद अंदर आता है। अरे कौशल्या, तू क्या इन औरतों के बीच बैठी गप्पे लगा रही है? तूने तो पूरी रात जाग कर फेरे देखे। चल उठ, अब इस चक्कर में तेरी ट्रेन छूट गई तो जीजाजी फिर मुझे 4 बातें सुनाएंगे। अरे हाँ चल रही हूँ, तू तो पीछे ही पड़ जाता है विनोद। एक दिन भी बहन घर पर रहे तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? अरे नहीं कौशल्या, ये बात नहीं है, बेकार की बातों से कुछ होता नहीं, दिमाग अलग कमजोर हो जाता है। याद है तुझे वो हमारे गांव की चुगलखोर ताई जी, किस तरह दिन भर यहाँ की वहां की यहाँ करती रहती थी, और आखिर में क्या हुआ? स्क्रू हिल गया, अब अकेले बैठकर दीवारों से बातें करती है, कोई रहा ही नहीं साथ में। हे भगवान, इन लोगों की चुगली में मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी, कहीं उनके साथ मैं भी इन जैसी ना बन जाऊं। नहीं, मुझे पापा जी की ताई जी की तरह दीवारों से बात नहीं करना। आई थिंक मुझे अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। आई शुड रेस्ट। विनोद के ये कहने भर की देरी थी कि अपने चेहरे को घूंघट से ढककर निशा अपने कमरे में चली जाती है। ये बहू ऐसे उठकर क्यों चली गई विद्या? हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या? अरे नहीं बहन जी, वो मैं आ गया ना, ससुर के सामने घूंघट करके गई है, बड़ी कायदे वाली लड़की ले आया हम। मुस्कुराता हुआ विनोद बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है और यहाँ फिर से निशा बच जाती है। शुरुआत के 2 दिन तो मेहमानों के बीच ही निकलते हैं, इसलिए निशा बचती चली जाती है। तीसरी शाम विद्या निशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, वो मैं क्या कह रही थी बहू, रसोई में जाकर ना कुछ मीठा बना ले, तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। अरे मम्मी जी, इतनी सी बात कहने में आप इतना हिचकिचा क्यों रही हैं? मैं अब भी बनाकर लाती हूँ। और मीठा क्यों, साथ में नमकीन भी बनाऊंगी। निशा रसोई में जाती है। सबसे पहले एक तरफ खीर बनाने के लिए चढ़ा देती है और दूसरी कढ़ाई में तेल गरम करना शुरू कर देती है। तभी उसका फोन बजता है। गलत टाइम पर फोन कर दिया मम्मी तुमने। मैं अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में खीर और पूरी बना रही हूँ। तो इतना कुछ बना लेगी बेटा? अच्छा, काश मैं भी वहां होती तो तेरे हाथों की बनी खीर पूरी खाती। जब से तू गई है मेरे हाथ पैरों का दर्द ऐसा बढ़ गया है कि तेरे पापा जो बाहर से लेकर आते ना वही खाना पड़ता है। अपनी माँ से बात करते करते निशा खीर तो बना लेती है और पूरियों के लिए आटा भी गूंथ लेती है, पर बेचारी मम्मी आर्थराइटिस से कितनी परेशान है। मुझे अपने शरीर की वो हालत नहीं करनी। एक काम करती हूँ, यहीं एक झपकी ले लेती हूँ। और निशा न जगह देखती है न हालात और अपने रसोई में ही चादर डालकर सो जाती है। कुछ देर बाद विद्या रसोई में आती है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे ये रसोई में खर्राटे क्यों ले रही है बहू? एक काम नहीं करवाया मैंने तुझसे, जब से आई है आराम फरमा रही है तू। आज एक खीर क्या बना ली? इतनी थक गई कि तुझे नींद आने लग गई। वो मम्मी जी, नहीं बहू, अगर रसोई में पहली रसोई के दिन जरा सी झपकी ले लेती है ना तो ससुराल की सारी बलाएं कट जाती है। मैं टोटका कर रही थी, आप टेंशन मत लीजिए। आप बाहर बैठिए, मैं अब भी खाना लेकर आती हूँ। विद्या को पूरा शक हो गया था कि निशा कुछ तो छुपा रही है, पर राकेश के सामने उसके मुंह से एक बोली नहीं फूटती। वो मोड़ मोड़ कर खीर पूरी हजम कर जाती है। अगली सुबह भी इसी तरह थोड़े प्रॉब्लम से दिन निकलता है और रात को पूरा परिवार एक साथ मिलकर टीवी देखने बैठ जाता है। 3 घंटे की कोई मूवी होती है भला? इतनी देर अगर मैं टीवी देखूंगी तो मेरी आंखों पर असर पड़ेगा। कहीं आंखों में स्ट्रेस के कारण मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना पड़ जाए। और उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। पर इस बार उसकी सास विद्या नहीं, पर उसके पति राकेश ने ये सब नोटिस कर लिया। नहीं यार, वो मुझसे डरती नहीं है। पता नहीं, कुछ देर बात करेगी, फिर कुछ सोचेगी और सोने चली जाएगी। फोन यूज करेगी, फिर अपनी आंखों को शीशे में देखेगी, फिर सोने चली जाएगी। घर पर भी मैंने नोटिस किया है, वो हर आधे घंटे में किसी न किसी बहाने से कमरे में जाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। मुझे लगता है उसे शायद बीपी की प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है उसे सोचने की प्रॉब्लम है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, इसलिए बता रहा हूँ।
आजकल बदलते माहौल के साथ फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। कौन सा आदमी किस बात को लेकर बैठ जाए कोई नहीं जानता। कल मैं तेरे घर आता हूँ, जरा से काउंसलिंग करते हैं, पता चल जाएगा ये बीपी की प्रॉब्लम है या बेबी की। पूरी रात राकेश को टेंशन से नींद नहीं आती। वो अपने घर के हॉल में ही चक्कर लगाता रहता है। क्या बात है राकेश, शादी को हफ्ता भर नहीं हुआ और तुझे नींद नहीं आ रही? बहू से कोई समस्या है क्या? वो पापा बार बार वो सो जाती है। ये सब हरकतें लड़कियां तभी करती हैं जब उन्हें काम चोरी करनी हो। तो काम के वक्त उनका सोना समझ में भी आता है, पर इस तरह कहीं ये शादी जबरदस्ती तो नहीं हुई? समधन जी से बात करे क्या? पापा कल मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो एक बार निशा से मिल ले, उसके बाद तो मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। प्लान के मुताबिक सुमित अगली सुबह राकेश के घर नॉर्मल फ्रेंड की तरह आता है और निशा भी उसकी खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ती और हंसी मजाक के साथ उससे बातें करती रहती है। कसम से भाभी मानना पड़ेगा, जब से मैं आया हूँ कुछ न कुछ चट्टर पट्टर खाती जा रही हैं आप। ऐसे तो बुढ़ापे में आपके दांत छू मंतर हो जाएंगे और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अलग जो खाया है उससे पचने का मौका दीजिए। बस ये सुनने की देर थी कि निशा हड़बड़ा जाती है और बहाना बनाकर बाथरूम में चली जाती है। हे भगवान, मेरी हर चीज में प्रिकॉशन लिया पर खाने के वक्त तो लिया ही नहीं। कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे दांतों को ब्रश कर लेती हूँ। निशा फौरन ब्रश करती है। इतना कुछ खाया है मैंने, पेट को जरा वक्त भी तो मिलना चाहिए खाने को पचाने का। पर कमरे में कैसे सोऊं, कोई ना कोई देख लेगा। एक काम करती हूँ, बाथरूम में सो जाती हूँ। और निशा सच में बाथरूम में सो जाती है। 10 मिनट बाद बाथरूम में प्रिया सोई हुई है और पूरा परिवार एक साथ उसे देख रहा है। जैसा कि मुझे शक हुआ था, आने के पहले मैं निशा के घर वालों से मिलकर आ रहा हूँ। उसे कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। भाभी 11th-12th में होगी जब उन्हें ये इंटरवल्स में सोने की आदत लगी, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने हेल्थ का ध्यान न रखने के कारण किसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाना, और ऐसी बातें कभी कभी लंबे समय तक हर दिमाग में रह जाती है। भाभी का दिमाग भी उसी मोड़ पर है, इसीलिए जैसे ही मैंने उनके दांत का जिक्र किया, अपने दांतों को बचाने के लिए भाभी सोने आ गई। क्या बोल रहा है बेटा तू? इस बीमारी का कोई इलाज है कि नहीं? दवा देनी होगी क्या? बिल्कुल नहीं आंटी, थेरेपी सेशन करने होंगे। 1-2 महीने का वक्त लगेगा या उससे भी कम। थेरेपी से बातों बातों में उनके दिमाग से ये डर निकल जाएगा और उनके सोने का प्रॉब्लम भी गायब हो जाएगा। जैसा सुमित ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है, और 2 महीने क्या 20 दिन के अंदर ही निशा पूरी तरह ठीक हो जाती है। मैं सोने जाऊं क्या? क्या क्या क्या? जब मन करे सोना, नींद क्या बिछाना। सुमन की शादी उदय के साथ हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा उसकी एक शादीशुदा ननद भी थी। इकलौते होने के कारण ननद अपूर्वा परिवार में सभी की लाडली थी। लाडली क्या थी, आप ऐसा समझ लीजिए उसे सबने सर पर चढ़ा रखा था। उसके जिद्दी और अड़ियल रवैये के कारण ही उसका पति आनंद भी उससे काफी परेशान रहता था। अपूर्वा के जिद्दी रवैये के कारण वो वक्त बेवक्त अनुचित मांगे करती, जिसके कारण उसके पति के साथ खास बनती नहीं थी और ज्यादातर समय वो अपने मायके में ही रहकर बिताती थी शादी से पहले। मम्मी, मुझे ना उदय की बहन अपूर्वा थोड़ी अजीब सी लगती है। आपको नहीं लगता उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब है? कहीं कल को उसके कारण मेरे शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आएगी? बेटा, कोई भी ससुराल सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कहीं सास खराब होती है तो कहीं पति, और कभी सास और पति दोनों अच्छे मिल जाए तो वहाँ ननद गणित बिगाड़ने के लिए चली आती है। और अगर किस्मत से सास ससुर ननद पूरा परिवार अच्छा मिल जाए तो लड़का नौकरी अच्छी नहीं करता। इसलिए बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि शादी और ससुराल का मतलब ही होता है समझौता। अगर तुम्हें परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना आ गया ना तो समझो सब सही है, वरना तुम एक के बाद एक लड़के देखते रहो और हर किसी में कुछ ना कुछ 19-20 मिलता ही रहेगा। अब कहना क्या चाहती हूँ मम्मी? आंखों देखिए मक्खी तो कोई निकलता नहीं। बेटा, देखा जाए तो उदय का छोटा सा परिवार है, एक बहन और माँ बाप। इससे छोटा परिवार तो तुम्हें मिलने से रहा। उदय अच्छा कमाता है, माता पिता भी उसके शरीफ और इज्जतदार दिखाई पड़ते हैं। अब तुम्हें ऐसा लड़का मिल गया है तो खुद को खुशकिस्मत समझो। बाकी ननद शादीशुदा है, कितने दिन के लिए मायके रुक जाएगी? आखिर में तो जाना है ना उसे वापस अपने ससुराल ही।
शादीशुदा ननद तो मेहमान के समान होती है, उसके लिए इतनी चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। तुम अपने मन से सारी शंकाएं निकाल दो और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो। माँ के समझाने के बाद सुमन खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाती है और शादी के बाद उदय के घर पहुंच जाती है। लेकिन अपूर्वा के बारे में सुमन का अंदाजा सच साबित हुआ था। उसकी ननद अपूर्वा बिल्कुल वैसी ही निकली थी जैसा उसने सोचा था। शादी के बाद सुमन बहू, हमारे यहाँ बक्सा खुलाई की रस्म ननद करती है। चलो आ जाओ। अपूर्वा, भाभी का सूटकेस खोलो, फिर उसमें से एक साड़ी तुम ले सकती हो, यही रिवाज है। अपूर्वा माँ के कहने पर भाभी का सूटकेस खोलती है तो अंदर रखे हुए कीमती सामानों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माँ, नई बहू आई है आपके यहाँ, बस एक साड़ी में मैं नहीं मानने वाली। मुझे तो भाभी के बक्से से और भी चीज़ें पसंद आ रही है। अरे तू इकलौती ननद है सुमन की, जो तेरे दिल में आए रख ले तू। ठीक है भाभी, आपकी ये दोनों साड़ियाँ, ये वाले सैंडल और ये जो कुंदन वाला हार है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे तो मैं ही लूँगी। अरे रस्म के नाम पर ये अपूर्वा तो मेरा पूरा सूटकेस कब जाने के चक्कर में है। ये क्या बात हुई भला, और मम्मी जी से समझाने के बजाय इसका ही पक्ष ले रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं अपूर्वा दीदी, आपको जो भी पसंद है आप सब ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने पहना ही है आपने। अरे वाह भाभी, अगर ऐसी बात है ना तो फिर ये जो आपने चूड़ा पहन रखा है मुझे ये भी बहुत पसंद है, आप ये भी मुझे दे दो ना। हद होती है बेशर्मी की, इस लड़की को जरा से भी शर्म नहीं है। अरे आज शादी होकर आई हूँ मैं, शादी वाला सुहाग का चूड़ा पहन रखा है मैंने, और ये मुझसे मेरा सुहाग का चूड़ा मांग रही है। और मम्मी जी को देखो, यहाँ खड़े होकर ऐसे दांत दिखा रही है जैसे उनकी बेटी बहुत बड़ा काम कर रही है, ये नहीं कि बेटी को सही और गलत सिखाए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये भी तुम्हें दे देती, लेकिन ये मेरा सुहाग का चूड़ा है ना, ये तुम कैसे पहन सकती हो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए सेम टू सेम ऐसा दूसरा मंगवा दूंगी, अब ठीक है। नहीं 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 नहीं, पता नहीं अब इसके बाद दूसरा मिलेगा भी या नहीं, और मुझे तो आप यही चूड़ा दे दो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आप पहनो या मैं। दिखा दी ना अपनी असलियत, मुझे सब समझ में आता है, इसीलिए आप मुझे अपना चूड़ा नहीं देना चाह रही ताकि बाद में चालाकी दिखाकर कोई सस्ता सामान लाकर मेरे मत्थे मार दे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं भाभीयों की चालाकियां खूब समझती हूँ। मैं भी भाभी का ही महंगा वाला चूड़ा लेकर रहूँगी, मैं भला क्यों सस्ता सामान लूँ। अपूर्वा के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि भाभी सुमन अपने लिए जो भी सामान लाती है सब कीमती और ब्रांडेड होता है, इसलिए उसकी नज़र हमेशा भाभी के सामान पर ही रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब भी अपूर्वा मायके आती तो वो खोजी नज़रों से बस भाभी सुमन को और उसके सामान को ही टटोलती रहती। जैसे ही उसे कोई नया सामान दिखाई देता वो उसे लेकर चलती बनती। अरे भाभी, आपका ये पर्स तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदा। अरे ये तो बहुत सस्ता सा है, इसे ना मैं मेले से खरीद कर लाई थी। मेरे पास तो बहुत सारे पर्स है, इसलिए मैंने अपने लिए ज़्यादा महंगा नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा वाला पर्स लेकर आई हूँ, देखो तो कैसा लगा तुम्हें। ठीक है भाभी, मुझे ना आपका वाला पर्स ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप ऐसा करो, ये महंगा वाला पर्स आप रख लो, मुझे आप ये अपना वाला दे दो। अरे लेकिन कुछ नहीं भाभी, मुझे ना आपका वाला ही पसंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रख लो, कोई बात नहीं। अपूर्वा मन ही मन सोचती है, भाभी आप चालाकियाँ तो बहुत दिखाती हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मेरे सामने आपकी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। अरे परेशान हो गई हूँ मैं आपकी बहन से, मेरा कोई भी सामान हो उसे वही पसंद आता है और फिर वो उसे मुझसे लेने की जिद पर अड़ जाती है। अब तो मैं उसके लिए अलग से भी सामान लाकर दे देती हूँ, तब भी उसे मेरा सामान ही चाहिए होता है। अरे बाबा, जो भी अपूर्वा मांगे दे दिया करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। छोटी बहन है मेरी और बचपन से ही लाडली रही है सबकी। मम्मी पापा ने उसे बहुत लाड से बड़ा किया है। तुम मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। वो बात नहीं है उदय, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी कभार की बात और होती है, लेकिन अपूर्वा तो जैसे मेरी हर चीज़ के पीछे पड़ गई है। अरे कोई भी सामान वो मेरे पास देख ले, बस उसे ले जाने की जिद पकड़ लेती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है उदय, आप लोगों को उसे रोकना चाहिए। शादीशुदा है, ससुराल में भी ऐसा ही रवैया रखेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। और आप ही सोचकर बताइए, अगर मैं भी मम्मी जी या अपूर्वा के सामान को देखकर ऐसे ही जिद करने लगूं तो क्या आप लोग मेरे ऐसे व्यवहार को झेल पाओगे। देखो यार, मुझे ना इस ननद भाभी के युद्ध के बीच में तुम ना ही घसीटो तो बेहतर होगा। और तुम्हें अपना सामान देने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो मना कर दिया करो, बस बात खत्म।
बात ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। अब तो लगता है इस अपूर्वा को ठीक करना ही पड़ेगा। वो कहता है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना जरूरी हो जाता है। इसे बहुत शौक है ना मेरा सब सामान लेकर जाने का। ठीक है, अब मैं इसे खुशी खुशी अपना सारा सामान दे दूंगी। कुछ देर बाद, माँ जी 2 दिन बाद मेरी चचेरी बहन की शादी है, मैं बाजार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा। कुछ घंटों के बाद सुमन बाजार से घर लौटती है। अरे भाभी आ गई आप? हम भी तो देखे क्या लेकर आई है आज आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाती हूँ ना। ये देखो अपूर्वा, ये दोनों साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पता है पूरे 4,000 की है। अच्छी है ना? ठीक ही है भाभी, बस ज्यादा खास नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तुम ये पर्स और कुंदन की ज्वेलरी देखो, तुम्हारी साड़ी की मैचिंग की है। क्या भाभी, आप मेरे लिए कुछ भी ढंग का सामान ही नहीं लाई। अरे ये सब बहुत महंगा वाला है। अच्छा ये सैंडल, ये तो तुम्हें हर हाल में पसंद आएंगी। क्या भाभी, छोड़ो ये सब। अच्छा अब ये दिखाओ, आप अपने लिए क्या लाई हो? अपने लिए तो आपने बहुत कुछ लिया होगा। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे लिए खरीदते खरीदते सारे पैसे ही खत्म हो गए, इसलिए मैंने अपने लिए बस ये हल्की सी साड़ी खरीदी। कोई नहीं, मैं इससे ही काम चला लूंगी। अरे भाभी जरा दिखाओ तो। वाह वाह, क्या चॉइस है आपकी। सस्ती तो ये किसी एंगल से नहीं लग रही। अच्छा ऐसा करो, ये वाली साड़ी आप मुझे दे दो और ये बाकी का सारा सामान आप रख लो, मुझे खास पसंद नहीं आया। अरे पर अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो मैं किसी हाल में मना ही नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी साड़ी तुम रख लो और तुम्हारे लिए लाई हुई साड़ियाँ और सामान मैं इस्तेमाल कर लूंगी। आप खुश? एक सस्ती साड़ी ननद के हाथ में थमाकर सुमन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ जाती है। एक बार को तो अपनी महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी अपूर्वा को देते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं सच में सपना रख ले। लेकिन अपूर्वा तो अपूर्वा है, आज भी उसे वही पसंद आया जो मैंने अपने नाम से उसे दिखाया। मेरा प्लान सफल हो गया। मेरी महंगी साड़ियाँ मेरे पास आ गई और सस्ती साड़ी को मैंने अपूर्वा को देकर ठिकाने लगा दिया। अरे अब तो आपको भी ये राज की बात पता चल गई, लेकिन मेरी ननद को आप ये बात कभी मत बताना। घनश्याम की शादी की बात एक जगह चल रही थी। घनश्याम को लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की को घनश्याम ने पसंद किया है उसकी एक जुड़वा बहन भी है। उन दोनों जुड़वा बहनों का अपने पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और इसीलिए मरते वक्त दोनों जुड़वा बहन के पापा ने घनश्याम से कहा कि वो उन दोनों के साथ शादी कर ले और अपनी सारी जायदाद उन्होंने घनश्याम के नाम कर दी। और इस तरह घनश्याम 2 जुड़वा पत्नियों का पति बन गया। उन दोनों बहनों में से एक का नाम था रमा और दूसरी का नाम था सारिका। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमा की तो कोई संतान नहीं हुई, पर सारिका को एक बेटा हुआ। जब सारिका और घनश्याम का बेटा अविनाश 28 साल का हुआ तो उसकी शादी अंजलि नाम की लड़की के साथ हो गई। देखो बहू, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें 2 सास मिली है अपना ख्याल रखने के लिए। हाँ अंजलि, और मेरी दोनों माँ बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। देखो बहू, सास तो तुम्हारी 2 है, लेकिन असली सास तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि अविनाश ने मेरे पेट से जन्म लिया है। हाँ भाई, सही बात है। मुझे तो कभी कोई औलाद नहीं हुई। तुम्हारी बहू तुम्हारी ही रहेगी, फिक्र ना करो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका भी अपनी सास की तरह ही ख्याल रखूंगी। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी सास हैं। देखा कितनी समझदार लड़की है। और प्लीज आप दोनों आपस में बिल्कुल झगड़ा ना करो। अंजलि सबका ख्याल बराबर से रखेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी तो गर्म कर दो। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए गर्म पानी। अरे अंजलि, मेरा टिफिन तो बना दिया है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? मम्मी जी आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अब भी आपका नाश्ता बना देती हूँ। जब रमा ने तुमसे पानी लाने को कहा तो तुम लपक कर ले आई और मेरे नाश्ते के लिए मुझे इंतजार करने को कह रही हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने रमा मम्मी जी के लिए जल्दी से पानी गर्म कर दिया। अरे सब समझती हूँ। रमा,
मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन शाम के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पास तो आओ। देखो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर और काफी भारी भी है। वही तो। अरे अंजलि, मैं अच्छे से जानती हूँ आजकल की लड़कियों को भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए डिजाइनर सूट लेकर आई हूँ, बताओ जरा कैसा है। रमा मम्मी जी, सच बताऊं तो मुझे इसी तरह के सूट पहनने पसंद है। वैसे वो साड़ी भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत भारी है ना, पता नहीं मुझसे संभलेगी भी या नहीं, लेकिन मैं दोनों चीज रख लेती हूँ। अंजलि के वहां से जाने के बाद, देखो रमा, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश ना करो। अविनाश मेरा बेटा है और अंजलि मेरी बहू। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो बस अपनी बहू को प्यार करती हूँ, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और वो मेरी भी तो बहू है। ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना सारिका। लेकिन सारिका को लगता है कि कहीं अंजलि रमा को ज्यादा इज्जत और प्यार देना शुरू ना कर दे, और रमा को लगता है कि कहीं अंजलि सारिका की बातों में आकर उससे दूर ना हो जाए। इसी कंपटीशन में वो दोनों अंजलि को परेशान करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, आज अविनाश के ऑफिस में पार्टी है और मुझे वहाँ जाना है, तो मैं जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। अविनाश बस आते ही होंगे। ठीक है, तुम पार्टी में चली जाओ बहू, लेकिन मेरे रात के खाने के लिए ना खिचड़ी बना कर जाना। ठीक है मम्मी जी। मैं सारिका मम्मी जी को भी पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। क्या हुआ बहू, कहीं जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं अविनाश के साथ पार्टी में जा रही हूँ। रमा मम्मी जी को खाने में खिचड़ी खानी है, आप भी वही खा लेंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो आज पनीर की सब्जी खाने का मन था। मेरे लिए तुम थोड़ा पनीर ही बना दो। लेकिन मम्मी जी, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, खिचड़ी बनाने में देर नहीं होगी तुम्हें? अब अंजलि अपनी दोनों सास के लिए अलग अलग खाना बनाती है और बुरी तरह से थक जाती है। थोड़ी देर बाद जब अविनाश उसे पार्टी के लिए लेने आता है। अरे अंजलि, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? पार्टी में नहीं चलना है क्या? अविनाश, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज आप अकेले ही चले जाइए। कुछ दिनों के बाद, सारिका बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो लगा दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे अंजलि बहू, बेटा मेरे घुटनों के दर्द की दवाई तो ले आओ जरा मेडिकल स्टोर से। अविनाश को तो ऑफिस से आते आते देर हो जाएगी। मेरे घुटने तो पूरी तरह जवाब दे चुके हैं, उठा भी नहीं जा रहा। अंजलि, पहले मेरे सर पर बाम लगाएगी, उसके बाद में तुम्हारी दवाई लेने जाएगी। नहीं नहीं, बाम तो बाद में भी लग सकता है ना। अरे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, उससे पहले अंजलि मेरी दवा ले आए। हे भगवान, ये जुड़वा सास के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये दोनों तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अंजलि के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है, रमा और सारिका दोनों बहुत खुश होती हैं। अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, ये खाना, तुम्हारा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। देखो अंजलि, ज्यादा घी और लड्डू खाने से शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है या नहीं? तुम ये फ्रूट्स खाया करो बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं दोनों चीज भी खा सकती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके। अरे मम्मी, अंजलि का जब जो खाने का मन होगा वो खा लेंगी। आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हैं? देखो, तुम दोनों अपने अपने चक्कर में वैसे भी बहू को बहुत तंग करती हो। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा तो चैन लेने दो। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, अब 2-4 काम करवा लेती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? काम के बहाने तुम मेरी बहू को मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो। और फिर एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। रमा और सारिका दोनों की दोनों पूरे मन से अंजलि का ख्याल रखने लगती हैं। वो अंजलि की बहुत केयर करती है। बेटा, जरा ये सब्जी तो खा ले, देख जितना खाओगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। सारिका ठीक कहती है बेटा, तुम्हारी तबीयत जब से खराब हुई है, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई है।
अच्छा सुनो, रात को सोने से पहले दूध पिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ रमा ठीक कह रही है, मैं तो तुमसे कहकर थक गई। अब उसके हाथ से ही दूध पी लो, मेरी नहीं तो अपनी रमा मम्मी जी की बात तो सुन लो। दोनों के केयर करने से कुछ ही दिनों में अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और एक दिन जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों सास ने मिलकर बहू का ख्याल बहुत अच्छे से रखा और उसे जल्दी से ठीक भी कर दिया। सही कह रहे हैं पापा, मेरी तो दोनों माँ सारी दुनिया से अलग है, अपनी बहू से कितना प्यार करती हैं। हाँ मम्मी जी, आप दोनों को लगता था ना कि मैं रमा मम्मी जी की या फिर सारिका मम्मी जी की ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन आपने देखा जब मेरी तबीयत खराब हुई तो आप दोनों ने मिलकर मेरी सेवा की। अब वादा करिए आप दोनों आगे भी ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि मैं आप दोनों की बहू हूँ और दोनों से प्यार करती हूँ। सही कहा अंजलि, हमसे गलती हो गई। और मुझे भी अंजलि पर अपना इकलौता अधिकार नहीं जमाना चाहिए। हम दोनों जुड़वा हैं और हम दोनों जुड़वा सास आज से हमेशा एक साथ रहकर अपनी बहू को प्यार करेंगे।